जो आए हैं और जो कल आने वाले हैं उनकी डिटेलिंग हमने आपको दे दी है, लेकिन अब करवाते हैं आपको कल की तैयारी। हमारे साथ रिलायंस सिक्योरिटीज़ के विनोद मोदी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग के देवांग शाह। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले विनोद, आपके पास मैं आऊँगी। ये बताएं हमें कि अब किस तरह से जो मुनाफा वसूली का सेशन हमें दिखाई दे रहा है बाजार में पिछले कुछ सत्रों से, ये आगे क्या और गहरा सकता है? आपकी एनालिसिस क्या कहती है विनोद? जी हाँ, देखिए 18,500 का जो आंकड़ा जो निफ्टी अभी कुछ दिन पहले ऑल टाइम हाई जो बनाया, उस लेवल पे हमारे हिसाब से जो FY24 का अर्निंग था वो मार्केट फैक्टर कर चुका था। अभी यहाँ से मार्केट को बहुत ज्यादा अर्निंग सरप्राइज की उम्मीद थी कि जो कि वहां से ऊपर का लेवल सस्टेन कराने के लिए। लेकिन अगर आप देखें बीते कुछ दिनों में जो नंबर्स आए, खासकर सीमेंट कंपनी के या कंज्यूमर कंपनी के, अभी आज आज आपने एशियन पेंट्स देखा, इससे पहले हेवल्स का नंबर्स देखे, तो ये सब सारी कंपनियों में दो इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहा, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा काफी अच्छा है, लेकिन ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन का जो चक्कर पड़ा है वो काफी पेनफुल रहा है। ठीक है, जिसका वजह से मार्जिन तो हिट हुए हैं, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ गया है सारी कंपनियों के। तो यहाँ पे थोड़ा सा एप्रीहेंशन निवेशकों के दिमाग में आ गया है कि अर्निंग्स रिकवरी जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे थे उसमें तो अपग्रेड शायद नहीं आएगा। तो पब्लिक, मुझे लगता है कि वो एक रीजन है जिसके वजह से मार्केट में गिरावट आई है, जो बड़ा रीजन है। और ये कंसर्न अभी आने वाले दिनों में रहेगा। इसमें एक चीज अभी सारे निवेशक एक चीज यही ध्यान पे रखेंगे कि सारी कंपनियों का जो कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट साइड से, ये सब सारे काफी कॉन्फिडेंट है कि भाई जो कॉस्ट प्राइसेस जो कॉस्ट एलिमेंट बढ़े हैं हम लोग पास ऑन कर देंगे। तो वो जो प्राइसिंग पावर वाली चीज है वो भी यहाँ से अभी सारे निवेशक जो बड़े जो है लॉन्ग टर्म निवेशक, वो ये चीज को पावर और प्राइस बढ़ाने में सफल होते हैं तो फिर आप देखोगे फिर से तेजी आएगी। बट मेरे ख्याल से अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल या रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ में कुछ ज्यादा सरप्राइज अभी दिखेगा नहीं। खासकर अभी हम लोग 2-3 क्वार्टर से ही देखते आ रहे हैं कि अर्निंग्स अपग्रेड हो रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, हर फाइनेंशियल ईयर के, फॉरवर्ड ईयर के। आई थिंक ये क्वार्टर में शायद वो नहीं हो। तो वो चीज है जो थोड़ा मार्केट को थोड़ा सा नियर टर्म के लिए मे बी थोड़ा सा वोलेटाइल रखेगा, या थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड बाइस के हिसाब से ट्रेड करेगा। ऑलराइट देवांग, आपके क्या लेवल्स देखते हैं? ओवरऑल हमने देखा है निफ्टी ने एक करेक्शन प्रीवियस 2 डेज से करेक्शन देखने मिला था, बट आज जो रिकवरी देखी गई है तो एक्सपेक्टेशन है कि और भी रिकवरी जारी रहेगी आगे। बट यस, डेफिनेटली वॉलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी देखने मिलेगी। आज मेजर सपोर्ट था जो रिट्रेसमेंट का 50% के रिट्रेसमेंट के सपोर्ट से वापस एक अपसाइड रिज्यूम किया है निफ्टी ने। तो यहाँ निफ्टी फ्यूचर्स के जो सपोर्ट रहेंगे 18,070 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 18,400 18,450 एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। ऑलराइट, चलिए कल की तैयारी के लिहाज से जो कल नतीजे आने वाले हैं वो तो अहम है ही, लेकिन उससे पहले हम जो आज नतीजे आए हैं और उन पर किस तरह की कॉल्स और हमारे पैनलिस्ट नज़र बनाए रखते हैं और फ्रेश निवेश को लेकर उनकी क्या राय है, इस पर फोकस करेंगे। JSW स्टील, विनोद, सबसे पहले मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। ये बताएं, जिस तरह से नतीजे आए हुए हैं, क्या नया निवेश करने के लिए आप रिकमेंडेशन देंगे? विनोद? या सॉरी, हाँ, ये जैसे कि मैंने कहा नतीजे आए हैं वो अपेक्षा से बेहतर कुछ दिनों में थे, लेकिन जैसे कि अभी जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कंज्यूमर कंपनी का आए हैं उसने डेफिनेटली कुछ सेंटिमेंट हिट किया है निवेशकों का। और मुझे लगता है अभी यहाँ से थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी रहेगा। अभी ये लेवल पे अगर मुझे निवेश करने रहेंगे तो मैं कुछ वैसे स्पेस देखूंगा जहाँ पे रॉ मटेरियल या इन्फ्लेशन का चक्कर थोड़ा कम पड़े, तो और जहाँ और जो जो कैपेक्स रिकवरी का साइकिल में जो ज्यादा लाभान्वित होगा, तो उस केस में मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल स्पेस ऐसा है जहाँ पे मैं अभी ये लेवल से बेट ले सकता हूँ। आप क्या लेवल्स देखते हैं और क्या रिकमेंडेशन होगी देवांग JSW पर? ओवरऑल JSW स्टील का चार्ट पैटर्न में एक साइडवेज ट्रेंड है। यहाँ पे अगर कोई ट्रेडर्स के पास पोजीशन पड़ी तो 655 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। नए निवेश की सलाह नहीं रहेगी एट दिस मोमेंट। चलिए, इस पूरे सेक्टर पर किस में आप निवेश की सलाह देंगे? देवांग? इस पर्टिकुलर सेक्टर पे टाटा स्टील है,
तो हमें लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है टाटा स्टील के अंदर। टाटा स्टील के अंदर तो यहाँ पे एक 1290 1290 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के लेवल है 1350 1360 के अराउंड जोन है, वहां तक आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए टाटा स्टील के अंदर। और राइट, एशियन पेंट्स के नतीजों पर विनोद मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे कि एक्सपेक्टेड था उसी के मुताबिक आए हैं, यहाँ पर तमाम फ्रंट्स पे थोड़े से मिस करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि नया निवेश करने के लिए फ़िलहाल ये लेवल्स आकर्षक हैं और किसी का अगर नज़रिया थोड़ा सा लंबा हो विनोद, तो अभी इन लेवल्स पर पैसे लगाए जा सकते हैं? या एशियन पेंट्स मुझे लगता है जिस हिसाब से नंबर्स दिया उस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर में और आ सकता है, लेकिन यहाँ अच्छा। एशियन पेंट्स अगर कोई भी निवेशक कुछ लंबा अवधि के लिए अगर सोचते हैं निवेश करने को, तो मुझे लगता है कि 10% करेक्शन, 5-10% का करेक्शन एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल देखे तो मुझे किसी तरह की ऐसा कुछ ज्यादा मतलब प्रॉब्लम दिखता नहीं है कंपनी के फंडामेंटल में। मार्केट शेयर जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जो शिफ्ट हो रहा है उसमें ये भी कंपनी को काफी लाभ मिल रहा है। जहां तक फिर ये वैल्यूएशन सिस्टम का है, तो वैल्यूएशन मुझे लगता है इसको प्रीमियम वैल्यूएशन ये हमेशा कमांड करते रहेगा। बस या थोड़ा सा ये है कि ये जो मार्जिन का जो हिट लगा है, अगर ये कंपनी यहाँ से थोड़ा सा अगर ये प्राइसिंग पावर दिखा करके प्राइस हाइक लेते हैं, तो फिर मुझे लगता है निवेशकों का फिर से इसमें रुचि बन सकता है बाय करने के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए। अगर फ्रेश बाइंग की सलाह आप देते हैं थोड़ी और गिरावट के बाद विनोद, तो मुझे बताएं कि अप्रॉक्सीमेटली क्या एंट्री लेवल्स आपको लगता है कि ठीक होंगे और फिर कितनी अवधि का नजरिया भी बनाकर रखना चाहिए? नहीं, लेवल तो मैं लेवल कुछ स्पेसिफिक लेवल नहीं बताऊंगा, लेकिन आज जैसे मैंने देखा 5-6% स्टॉक करेक्ट हो गया था, और मुझे लगता है मे बी कॉन कॉल के बाद थोड़े से अर्निंग्स डाउनग्रेड आएंगे सारे स्ट्रीट के, तो अर्निंग्स डाउनग्रेड आने के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉक में भी वो भी फिर डाउनग्रेडेड अर्निंग्स को थोड़ा सा फैक्टर इन करे, लेकिन उसके बाद जब एक बार स्टेबल हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर देखना चाहिए स्टॉक। ऑलराइट देवांग, आप क्या कहेंगे? आप सहमत हैं विनोद की बात से? एशियन पेंट का चार्ट देख के लगता है कि काफी एक आज जो गिरावट आई है विद वॉल्यूम है, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था वो भी ब्रेक किया हुआ है एशियन पेंट ने। तो फर्दर लगता है कि और भी करेक्शन इंटैक्ट है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। यहाँ पे 3070 के स्टॉप लॉस से सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 2850 के अराउंड जो लेवल है वहां तक स्टॉक आ सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और हम इससे पहले कि और नतीजों पर जाएं, HDFC लाइफ के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये जानते हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे से। चलिए, तो यहाँ पर जब तक हम एनालिसिस लेकर आए आपके लिए, कल अहम दिन रिलायंस के नतीजों के लिहाज से विनोद तमाम फ्रंट्स पर नज़र रहेगी। ये बताएं क्या लगता है आपको, किस तरह से बाज़ार को चौंका सकता है रिलायंस का नतीजा या खुश कर सकता है पॉजिटिव वे में? रिलायंस एक्सेप्ट अगर मैं देखूं तो एज ए कंपनी वाइज अभी जो ओवरऑल जो ये जो माइंडसेट है निवेशकों का रिलायंस के प्रति, वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम कंप्लीट ट्रेडिशनल OTC बिजनेस टू कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस, उधर की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जब जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये जो प्रीमियम जो अभी जो इसको वैल्यूएशन मिल रहा है, उसमें वैल्यूएशन री रेटिंग के पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाते हैं, राइट। और जिस हिसाब से EBITDA कंट्रीब्यूशन इसका कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस चाहे रिटेल का हो चाहे जियो का हो कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, और ऑयल ऑयल टू O2C केमिकल का जो उसका कंट्रीब्यूशन है तो घटता जा रहा है। तो मुझे लगता है इसके हिसाब से बहुत चीज है, मतलब जो स्टॉक्स को आई थिंक फोकस में रखेगा। रिजल्ट कल भले जैसा हो, लेकिन जो भी है रिजल्ट, जैसे आपके सहयोगी ने बताया कि रिजल्ट काफी अच्छा आने की उम्मीद है, क्योंकि रिटेल में जेन्युइनली हम लोग देख रहे हैं रिटेल में सीक्वेंशियली काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है। प्लस GRM का OTC बिजनेस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस का अच्छा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। उसके अलावा फिर जियो में जो आप देखोगे जियो सेगमेंट में इनके जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है वो काफी बढ़े हुए हैं, तो उसके वजह से ARPU भी काफी अच्छा होने की काफी उम्मीद है। तो ये सब चीज के कारण नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे। अभी 2-3%, 5% ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक वो अभी भी अच्छा ही लगता है। देवांग, आपकी राय लेंगे हम इस पर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि HDFC लाइफ के नतीजों पर क्या एनालिसिस कह रही है हमारे सहयोगी शरद दुबे की।
तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के जो ओवरऑल नतीजे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़े स्टेबल होने का अनुमान है। देखा जाए तो नेट प्रीमियम में ऑलमोस्ट 13% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है और जो पैट में भी ऑलमोस्ट 21% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बम्प अप देखने मिलेगा। जहाँ तक वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB का सवाल है तो उनके जो मार्जिन्स का अनुमान है वो तकरीबन 25 से लेकर 26% तक आने की जो है अनुमान है। अगर फैक्टर्स देखें क्या क्या उसमें इम्पैक्ट करेगा, उस पर देखा जाएगा कि न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा और इसका रीज़न रहेगा अच्छी अप ट्रेंड्स एन्युइटी में। उसके अलावा जो VNB ग्रोथ है वो हेल्दी रहेगा और रेंज के अंदर रहेगा। उसके अलावा जो एक्सपेंस रेशियो है वो जो है स्टेबल का अनुमान है रहने का, और जो कोविड रिलेटेड जो क्लेम्स है वो एक बहुत बड़े की मॉनिटरेबल होगा, बिकॉज उसके कारण ही जो है स्टॉक में उतनी बड़ी ज़्यादा रैली नहीं देखनी पड़ी जितनी BFSI स्पेस में अन्य सेगमेंट्स में देखने को मिली थी। उसके अलावा सॉल्वेंसी भी एक्सपेक्टेड है कि वो हेल्दी रेगुलेटरी रेंज में रहे। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो है फोकस रहेगा। एक रहेगा प्रीमियम कलेक्शंस क्या हुई पहले फर्स्ट हाफ में आपके FY22 में, और परसिस्टेंसी के क्या लेवल्स और ट्रेंड्स देखने को मिले, और आखिर में क्या ग्रोथ रहेगी आपके इंडिविजुअल प्रोटेक्शन बिजनेस में। सो ओवरऑल जो एक स्टेबल नतीजे का एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मैनेजमेंट गाइडेंस और कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ट्रैक करने के लिए। और HDFC के लाइफ के नतीजों का अनुमान ये है, लेकिन क्या हमारा पैनलिस्टों का कहना है जानेंगे। लेकिन उससे पहले शो ख़त्म हो जाए उससे पहले हम हमारे सुपर शेयर्स पर हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं वो जान लेते हैं। तो विनोद, आपकी सलाह किन शेयरों पर होगी निवेश करने के लिए आज? देखिए, फाइनेंशियल्स में जैसा मैंने बताया कि कुछ दिनों से ट्रैक्शन दिख रहा है, और उससे ट्रैक्शन और जो ट्रैक्शन दिख रहा है उसके जेन्युइन रीजन भी हैं। काफी कुछ दिन अभी अब कल या परसों आपने देखा रहेगा कि जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपग्रेड कर दिया ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर को, इंडिया का नेगेटिव से स्टेबल किया है, और वो खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 से 13% का क्रेडिट ग्रोथ हो सकती है एनुअली यहाँ से, जो काफी हद तक मुझे लगता है कि पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अभी एक चीज है कि जिस हिसाब से एसेट क्वालिटी के संदर्भ में तो विजिबिलिटी बढ़ गया है, अभी वो जो पहले कंसर्न बहुत कम होता जा रहा है बैंकों में, तो ये चीज बैंक को थोड़ा कॉन्फिडेंट देगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट बूस्ट करेगा सामने से आकर के और भी ज्यादा लोन्स देने के लिए। क्योंकि बिजनेस जो देश के बिजनेस है उनको तो लोन तो चाहिए ही। तो मुझे लगता है इस केस में क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा होगा, और क्रेडिट ग्रोथ के साथ जैसे कि मैंने बोला एसेट क्वालिटी कंसर्न थोड़ा काफी कम हो गया, तो उसके वजह से जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी कम घटेंगे। तो क्रेडिट कॉस्ट घटेगा, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक फाइनेंशियल केस है उनके ROA बढ़ेंगे। जब ROA बढ़ेंगे तो फिर वैल्यूएशन रीरेटिंग का पॉसिबिलिटी अच्छा है। तो मुझे लगता है ये जो अभी हम लोग जो बैंक या PSU बैंक में, तो ये सारा चीज मुझे लगता है अभी भी ये कंटिन्यू थोड़ा रह सकता है। तो अभी नियर टू मीडियम टर्म मुझे लगता है कि ये सेक्टर ट्रेंड में रहेगा। ऑलराइट, देवांग, आपकी क्या होगी रिकमेंडेशंस? हमारी 2 रिकमेंडेशन है। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने आज भी देखा कि बैंकिंग इंडेक्स में काफी आउट परफॉर्म किया है, उसमें भी PSU बैंक ने अपने ब्रेकआउट भी दी है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओवरऑल बात करें तो हाइट ऑफ हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में है। ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदने के साथ स्टॉप लॉस रखनी है 91 का, टारगेट ऑफ 102। सेकंड रिकमेंडेशन रहेगा HDFC लिमिटेड। ओवरऑल देखा कि HDFC लिमिटेड ने एक आज के एक सेशन में अच्छा एक रिबाउंड दिया विद वॉल्यूम। यहाँ पे हमें लगता है कि HDFC लिमिटेड में और भी अपसाइड इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2782, टारगेट ऑफ 2915। चलिए, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपका रिकमेंडेशन 102 का टारगेट, HDFC लिमिटेड टारगेट होगा 2915 का। इसी के साथ देवांग आपका, विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज कल की तैयारी दर्शकों को कराने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।